गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है क्या? एक बार ऑनलाइन बच्चों भी बता दो मुझे। दर्शना, भावना, अर्पिता, आयुषी, है सारा? ठीक है। कल मैंने आपको बोला था कि आप एक बार रीड आउट करके आना, किया था आपने? अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन पूछती हैं और उसके बाद अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। अनुबंध करने की क्षमता के बारे में बात चल रही थी। धारा 11 जो है उसके अनुसार कौन कौन व्यक्ति अनुबंध कर सकता है? आंसर करना एक बार। हाँ बताओ बेटा। हाँ ठीक है। ठीक है भाई, देखो क्या बोला, व्यस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और कानून द्वारा व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो। ठीक है, कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तो अब मुझे बताना है कि ये जो अव्यस्कता की आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, और ये किस अधिनियम में दी गई है? भारतीय वयस्कता अधिनियम में दी गई है। ठीक है, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कौन होता है? बेसिकली जो अनुबंध को समझ सकता है और समझकर निर्णय लेने की क्षमता रखता है, उसी को बोला जाता है स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। 3 लिए जाते हैं अस्वस्थ मस्तिष्क में, पागल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति और तीसरा शराबी को लेते थे। एक व्यक्ति है बेटा, वो बहुत बुरी तरीके से ज्वर से पीड़ित है, तो क्या उस समय उसे अस्वस्थ मस्तिष्क में लिया जाएगा? अस्वस्थ मस्तिष्क में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? लिया जाएगा। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ अनुबंध करोगे, कैसा माना जाएगा? व्यर्थ माना जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था अवयस्क जो है, क्या वयस्क होने पर अपने पुराने किए गए कार्यों की पुष्टि कर सकता है? नहीं कर सकता, पुष्टिकरण संभव नहीं है। अवयस्क के साथ किए गए ठहराव प्रारंभ से शून्य होते हैं। ये निर्णय कौन से वाद में दिया गया था? केस का नाम मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ये सबसे लीडिंग है। ठीक है, क्या विशिष्ट निष्पादन का आदेश कभी अवयस्क के खिलाफ आएगा? क्या अवयस्क के किए गए कार्यों के लिए उसके संरक्षक जिम्मेदार होते हैं? अगर एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है तो जिम्मेदार माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। पढ़ा था अपन ने। क्या अवयस्क एजेंट हो सकता है बेटा? हो सकता है। पढ़ा नहीं आप लोगों ने? यहाँ वाले से जवाब आ रहे हैं, उधर से नहीं आ रहे, अब उधर से जवाब चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अवयस्क जो होता है उसके बिहाफ पर क्या उसका संरक्षक वैध अनुबंध कर सकता है? कर सकता है, अगर 3 चीजें पूरी हो जाए। कौन कौन सी? संरक्षक वयस्क होना चाहिए, ठीक है, यानी उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ, और कानून द्वारा अधिकृत होना चाहिए, और अनुबंध अवयस्क के लिए फायदेमंद होना चाहिए। अनुबंध अवयस्क के लिए फायदेमंद होना चाहिए, पढ़ा था। तो क्या अवयस्क अंशधारी हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, अगर वो 2 चीजें पूरे कर दे। सामान्यतः बात करें तो नहीं हो सकता, पर अपवाद की स्थिति में 2 शर्तें पूरी कर दे तो हो सकता है। वो 2 शर्तें बताओ क्या थी? ठीक है, अंश होने चाहिए तुम्हारे पूर्ण प्रदत्त, और आवेदन जाना चाहिए वैधानिक संरक्षक के माध्यम से। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? ठीक है, अब अपन जो है ना, कल आप पढ़ के आओगे किसके बारे में? स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र सहमति में भी कौन से शुरू के 3 पढ़ के आने तुम्हें? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव और कपट। इस बहाने क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। ऑनलाइन भी भावना, नमन, अंकित, आयुषी, एवरीवन, 3 चीजें कल टॉपिक पढ़ के क्लास में एंटर करना है। कौन से? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव और कपट। यस और नो बताओ, कर लोगे ना? ठीक है, तो अब आपको आगे लेने जा रहे हैं अपन टॉपिक। अपन ने आई थिंक वहां तक ले लिया था, गलती तक अंतर करवाने हैं, तो एक बार आईसीआई ओपन करेंगे बेटा। पार्ट 2 में थे, पार्ट 3 में थे, कुछ आइडिया है? टू में
उत्पीड़न तथा अनुचित प्रभाव में अंतर लेने जा रहे हैं। आपकी बुक का पेज नंबर चल रहा है 1.50। बुक जो है वो 2019 एडिशन वाली ली है अपन ने। उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव के बीच में अंतर लेने जा रहे हैं। जितना बताऊं अंडरलाइन करते जाना। पहला है कार्यवाही की प्रकृति। उत्पीड़न में देखो शारीरिक बल, भौतिक बल का प्रयोग किया जाएगा और धमकी दी जाएगी। और अनुचित प्रभाव में क्या होता है, मानसिक बल का प्रयोग किया जाता है, नैतिक दबाव डाला जाता है। तो अंडरलाइन करना भौतिक ताकत या धमकी, और दूसरी तरफ अंडरलाइन करना नैतिक या मानसिक दबाव। ये आपके कीवर्ड्स है, ये आपके आने चाहिए डिफरेंस में। आगे पीछे की लैंग्वेज चाहे अपने हिसाब से बना सकते हो। दूसरा क्या रहा है, आपराधिक गतिविधि किसमें होती है, ऐसा नहीं किया तो मार देंगे, ऐसा किसमें होता है, उत्पीड़न या अनुचित प्रभाव। उत्पीड़न में होता है ना, मतलब आप धमकी देते हो, ऐसे कार्य को करना या करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्जित है। वो कहाँ पे कवर होता है आपका, उत्पीड़न में ना। तो क्या लिखेंगे, देखो भारतीय दंड विधान द्वारा वर्णित किसी काम को करना, वर्णित की जगह वर्ड सही करो, क्या होगा, वर्जित, मना किया गया है। किसी कार्य को करना या करने की धमकी देना, गैर कानूनी रूप से संपत्ति को रोकना या रोकने की धमकी देना, उत्पीड़न है। और दूसरी तरफ क्या है, किसी तरीके की कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होती। आपराधिक कार्रवाई कहाँ होती है, उत्पीड़न में होती है, अनुचित प्रभाव में नहीं होती। नेक्स्ट आ रहा है पक्षकारों के मध्य संबंध। अनुचित प्रभाव में पक्षकारों के मध्य संबंध होना जरूरी होता है। अगर संबंध नहीं है तो आप उनकी इच्छा को प्रभावित नहीं कर सकते। तो यहाँ तो अंडरलाइन करना, संबंध अत्यंत आवश्यक होता है। और दूसरी तरफ उत्पीड़न में आवश्यक नहीं है कि पक्षकारों के मध्य कोई संबंध हो। अनुचित प्रभाव में तो कंपलसरी होता है, क्या होना चाहिए, पक्षकारों के मध्य संबंध होना चाहिए। परिभाषा में भी लिख के आ रहा था, धारा 16 की लैंग्वेज स्टार्टिंग में यही कहती थी, पक्षकारों के मध्य संबंध इस तरीके के हैं कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकता है और अपनी इच्छा का अनुचित लाभ उठाता है। याद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध होना जरूरी है, यहाँ पर जरूरी नहीं है। भाई किडनैपर आउटसाइडर भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा है। आप अनुबंध करना चाहते हो पिता के साथ और उत्पीड़न प्रयोग किया पुत्र के अगेंस्ट, किडनैप किया बेटे को और अनुबंध करना चाहते हो किसके साथ, पिता के साथ। तो ऐसा संभव है कि नहीं है, बताओ। तो जरूरी नहीं है उत्पीड़न अनुबंध के पक्षकार पे प्रयोग किया जाए। ऐसा ही मिलता जुलता एक नेक्स्ट पॉइंट और आ रहा है, पॉइंट नंबर 4। उत्पीड़न किसके द्वारा किया गया है। अनुचित प्रभाव हमेशा पक्षकारों के बीच होता है, अभी अपने पढ़ा। उत्पीड़न जरूरी नहीं है कि वचनदाता की ओर से किया जाए और जरूरी नहीं है कि वचनदाता के विरुद्ध प्रयोग किया जाए। जरूरी नहीं है कि भाई जो किडनैपर है वो अनुबंध का पक्षकार हो, वो तृतीय पक्षकार भी हो सकता है। यूजुअली ये काम कैसे कराए जाते हैं, दूसरों को पैसे देके कराए जाते हैं, ठीक है ना, फिरौती देते हैं, क्या बोलते हैं, सुपारी बोलते हैं ना, सुपारी देके काम करवाए जाते हैं ना। तो जरूरी नहीं है वचनदाता की ओर से उत्पीड़न प्रयोग किया जाए और जरूरी नहीं है कि वचनदाता के विरुद्ध प्रयोग किया जाए। जैसे मान लो किडनैप किया था बेटे को और अनुबंध चाहता था पिता के साथ, तो वहां पे उत्पीड़न पक्षकार के विरुद्ध नहीं है, वचनदाता के विरुद्ध नहीं है। समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ। तो उत्पीड़न जरूरी नहीं है वचनदाता की ओर से हो या वचनदाता के विरुद्ध किया जाए, जबकि अनुचित प्रभाव हमेशा किसके बीच, पक्षकारों के मध्य होता है। प्रवर्तनीयता, दोनों में ही अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है, ये तो आपने पढ़ा है। पर अगर आप याद करो अनुचित प्रभाव, तो मैंने आपको बताया था न्यायालय के पास शक्ति होती है कि वो चाहे तो उसको रद्द कर सकती है और चाहे तो परिवर्तन सहित लागू करा सकती है, और ये पावर कोर्ट के पास उत्पीड़न में नहीं होती है। तो अब यहाँ क्या लिखोगे, अनुबंध उस पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होता है जिसकी सहमति उत्पीड़न द्वारा ली गई है। बिल्कुल सही है, पीड़ित पक्षकारी तो होता है जिसकी इच्छा पे क्या होगा, व्यर्थ नहीं है। दूसरी तरफ सहमति उत्पीड़न से प्रेरित हुई है तो अनुबंध जो होगा वो व्यर्थ नहीं होता। यहाँ तक तो सेम है। ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, कौन सी, न्यायालय वाली। न्यायालय उसे रद्द भी कर सकता है, एक और आगे ऐड करना, न्यायालय उसे रद्द कर सकता है या परिवर्तन सहित लागू करवा सकता है। यही लाइन थी ना, या परिवर्तन सहित
लागू करवा सकता है। आखिरी पॉइंट आ रहा है प्राप्य लाभों की स्थिति। याद करो उत्पीड़न का प्रभाव पड़ा था। पहला पॉइंट कहता था अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कहता था कि अगर पीड़ित पक्षकार ने कोई लाभ उठाया तो वापस करना पड़ेगा। ए ने बी को बोला 10 लाख का घर 2 लाख में मेरे नाम कर दे वरना तेरे बेटे को मार दूंगा। उसने 2 लाख में नाम कर दिया और उसे 2 लाख रुपए पकड़ा दिए गए। अब वो बाद में कहता है मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी, किसके द्वारा थी? उत्पीड़न द्वारा थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? भाई जो 2 लाख ले लिए वो तो वापस करो। जो तुमने उत्पीड़न के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है तुम्हें वापस करना पड़ेगा। अब इसको पढ़ के देख लो। उत्पीड़न की दशा में जहां अनुबंध को पीड़ित पक्षकार द्वारा खंडित किया जाता है तो जो भी अनुसार कोई भी लाभ प्राप्त हुआ है तो पक्षकार को वापस करना होगा। समझ आ गई चीज की नहीं आई बताओ बेटा? और दूसरी तरफ पावर किसके पास? न्यायालय के पास। न्यायालय कह सकती है पूरा वापस करो, न्यायालय कह सकते हैं कुछ हिस्सा वापस करो, न्यायालय कह सकते हैं कुछ भी वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। पावर किसके पास? न्यायालय के पास। पढ़ लो एक बार। न्यायालय का विवेक है पीड़ित पक्षकार को निर्देश दे सकती है लाभ को पूर्णतः वापस करो, अंशतः वापस करो या ऐसा कोई निर्देश ना दे। न्यायालय कह सकता है पूरा वापस करो, कुछ हिस्सा वापस करो या कुछ भी वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पावर सिर्फ किसके पास है? न्यायालय के पास। तो ये 2 पॉइंट है ना लास्ट वाले, इनको मिला के लिख लेना। न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट, ये 2 पॉइंट इसी पे डील कर रहे हैं। उत्पीड़न में न्यायालय के पास ये पावर नहीं है, अनुचित प्रभाव में न्यायालय के पास ये पावर होती है। समझ आए डिफरेंस की नहीं आई बताओ बेटा? अब अपन लेने जा रहे हैं आगे। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है जो अब लेने जा रहे हो, कपट और मिथ्या वर्णन। पूछा हुआ है ये, मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी लिखवाया था। कपट क्या होता है परिभाषित करो, मिथ्या वर्णन परिभाषित करो और दोनों के बीच अंतर बताओ। तो कपट की परिभाषा धारा 17 5 पॉइंट पढ़े थे, मिथ्या वर्णन की परिभाषा धारा 18 3 पॉइंट पढ़े थे, वो दे के आओगे। प्लस उसके अलावा क्या है ये दे के आने थे डिफरेंस। 4 डिफरेंस है, चारों दे के आने थे। क्या दिया हुआ है इसमें देखो, पहला है भावना। कपट में इरादा धोखा देने का होता है, इरादा या भावना कैसी है? धोखा देने की। और दूसरी तरफ धोखा देने की भावना नहीं होती। सेकंड आ रहा है सत्य की जानकारी। जो पक्षकार वचन बोल रहा होता है, कथन कह रहा होता है, कपट में उसे पता होता है कि यह असत्य है, उसे पता होता है ये चीज है ना। सत्य की जानकारी, सुझाव दे रहा व्यक्ति विश्वास करता है कि कथन कैसा है? असत्य। और यहाँ पे क्या मानता है कि वो भरोसा करता है कि सही है, यद्यपि वो गलत निकल जाता है। एक तरीके से बोलना चाहती हूँ, कपट में तो होता है नकारात्मक अभिकथन और मिथ्या वर्णन में सकारात्मक अभिकथन। पढ़ा था। नेक्स्ट आया अनुबंध का विखंडन और हर्जाने। हर्जाने मिलते हैं कपट में, मिथ्या वर्णन में नहीं मिलते। मिथ्या वर्णन में क्या होता है? प्रत्यय स्थापना, वर्ड यूज करना, प्रत्यय स्थापना। अगर बेटा नुकसान हुआ 10 रुपए का और मामला है कपट का, कोर्ट दिलाएगा कितने? 12। एक्स्ट्रा दिलाता है, क्यों? अगला पक्षकार जानबूझ के धोखा दे रहा है, तो यहाँ क्या मिलते हैं? हर्जाने। और अगर बात करेंगे मिथ्या वर्णन की, नुकसान हुआ कितना? 10 रुपए का, कोर्ट कितना दिलाएगी? सिर्फ 10 रुपए। समझ आई चीज? यानी यहाँ पर जो लाभ आपने प्राप्त किया है वो वापस कर दो, यथा स्थिति ले आओ। हाँ, उसमें गलती से हुआ है, यहाँ जानबूझ में किया है और वहां अनजाने में हुआ है, तो वहां पे कोर्ट थोड़ा सा क्या करता है? नरमी से पेश आता है। लैंग्वेज क्या है देखो, पीड़ित पक्षकार अनुबंध भंग कर सकता है, हर्जाने मांग सकता है। दूसरी तरफ अनुबंध भंग तो कर सकता है, यथा स्थिति हेतु वाद कर सकता है, मतलब प्रत्यय स्थापना के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है कि जितना नुकसान हुआ है उतना वापस करो, लेकिन हर्जाने की मांग नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। कपट में 10 की जगह 12 मिलते हैं ना, मिथ्या वर्णन में जितना लगा है उतना ही मिलता है। एग्जाम्पल याद करो, हमने पढ़ा था कंपनी का प्रविवरण है, उसमें कंपनी ने लिखवाया था एनर्जी खुद बनाएंगे, टरबाइन लगाएंगे, और एप्लीकेशन मनी आ गया लोगों का।
तो अब भाई मिथ्या वर्णन में गया तो हम क्या बोलेंगे, जो आवेदन राशि कंपनी को मिल गई है उतनी वापस कर दो। इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यय स्थापना या यथास्थिति। जितना लाभ उठाया है उतना वापस करना पड़ता है मिथ्या वर्णन में, और कपट जानबूझ के होता है तो एक्स्ट्रा हट जाने देने पड़ते हैं। अब आ रहा है सत्य का पता लगाने के साधन। धारा 19 याद आ रही है, पहला अपवाद याद आ रहा है। धारा 19 का पहला अपवाद, मिथ्या वर्णन प्लस मौन द्वारा कपट। पूरा कपट नहीं लिया था, सामान्यतः कपट उसमें शामिल नहीं है, वो सिर्फ कौन सा था, मौन द्वारा कपट। ठीक है, एक बार तुम रीडिंग लगाओ इसकी, फिर मैं समझाती हूँ। सत्य का पता लगाने के साधन। पढ़ा आपने? अच्छा, मैं कहना क्या चाहती हूँ वो सुनो। मिथ्या वर्णन में दोषी पक्षकार हमेशा दुहाई दे सकता है, दलील दे सकता है कि पीड़ित पक्षकार के पास सच्चाई जानने का तरीका था, उसने लापरवाही से काम किया, और वो बच जाएगा। कहां पर, मिथ्या वर्णन में। परंतु उसकी ये दलील कपट में काम नहीं करेगी, वो सिर्फ तब काम करती है जब मौन द्वारा कपट होता है। समझ आ रही चीज? नॉर्मल कपट में ये दलील उसकी काम नहीं की। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दोषी पक्षकार यहाँ पर धोखा दे रहा है जानबूझ के। अब पहले मिथ्या वर्णन का पढ़ना। पक्षकार सदैव ही दलील दे सकता है। क्या दलील दे सकता है? कि पीड़ित पक्षकार के पास सत्य जानने के साधन मौजूद थे। दूसरी तरफ कपटपूर्ण गतिविधि का प्रयोग कर रहा व्यक्ति यह कहकर अपना बचाव या संरक्षण नहीं कर सकता कि पीड़ित पक्षकार के पास सत्य जानने के साधन मौजूद थे। क्यों? क्योंकि खुद का धोखा देने का इरादा है। जो खुद गलत होता है ना, वो दूसरे पे गलत आरोप नहीं लगाएगा। समझ आ गई चीज? तो ये डिफरेंस अच्छे से करके जाना, हो जाएंगे। दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, फटाफट कर लेते चलो। पहला, भावना। धोखा देने की भावना होती है, धोखा देने की भावना नहीं होती। दूसरा, सत्य की जानकारी। कपट में बंदे को पता होता है कि कथन असत्य है, वहां पर वो बोलता वही है जो सत्य है, उसको लगता है, ठीक है, वो निकल गलत जाता है। अनुबंध का विखंडन, हट जाने कहाँ मिलेंगे? कपट में। मिथ्या वर्णन में यथा स्थिति या प्रत्याय स्थापना। फिर आया सत्य का पता लगाने का साधन था, ये कहकर के पीड़ित पक्षकार किस में, दोषी पक्षकार किस केस में बच सकता है? मिथ्या वर्णन में। पर ये दलील उसकी कपट में काम नहीं करेगी। आई होप समझ में आई चीज की नहीं आई, बताओ। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब अपन अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं एक बार, वैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल। आपके नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, इनको एक बार जरूर रीड आउट कर लेना। मैं आपको लिखो, आप इसलिए लिखवा तो जरूर रही हूँ, लेकिन आप है ना, इनको एक बार रीड आउट जरूर करना। ये वो है, मिनिमम है कि इतना तो तुम्हें याद करके जाना है बेटा। अपनी जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है वो इतनी इजी नहीं है। अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि क्या क्या हमें याद करना जरूरी है। हम कवर करने जा रहे हैं धारा नंबर 23। हेडिंग क्या है? कॉपी निकालो अपनी, डालो हेडिंग। धारा नंबर 23, अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल। अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल। अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल। धारा लिखो 23। और इनमें अनुबंध तुम्हारा क्या होता है? व्यर्थ। अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में कौन कौन से शामिल हैं? लिखो, निम्नलिखित शामिल हैं। अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में निम्नलिखित शामिल माने जाएंगे। पहला, कानून द्वारा वर्जित, किसी ना किसी लॉ में मना किया गया है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, पुष्पा मूवी वाला।
चंदन की लकड़ी की तस्करी कानून द्वारा वर्जित है। दूसरा लिखना, कानून के प्रावधानों का हनन करने वाला है। कानून के प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है, ऐसे लिखना। कानून के प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है। तीसरा, भारत में प्रचलित किसी नियम के विरुद्ध है। भारत में प्रचलित, स्पेलिंग सही कर लेना भाई, किसी नियम के विरुद्ध है। कपटमय है, किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। अनैतिक है, लोक नीति के विरुद्ध है। लोक नीति के विरुद्ध है। अब हमें ये पॉइंट्स पढ़ने हैं। आपको याद क्या करना है, इन 7 पॉइंट्स की हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो समीक्षा क्या है इसके अंदर, देखो मैं आपको तरीका बता दूंगी कि अगर आ भी जाए तो आप कैसे लिखो। सब में 2 लाइनें आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन आपको इनकी हेडिंग्स तो याद होनी चाहिए, अदरवाइज क्या लिखोगे। और यहाँ आने के चांसेस क्या है, कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, केस स्टडी। सबसे पहले लेने जा रहे हैं कानून द्वारा वर्जित। किसी ना किसी कानून में मना किया गया है, इसके आगे लाइन ऐड करना, कानून द्वारा वर्जित होना चाहिए। कानून द्वारा वर्जित होना चाहिए, ना कि अधिकारी द्वारा। इसके आगे लिख लो एक लाइन, कानून द्वारा वर्जित के आगे लिखना, कानून द्वारा वर्जित होना चाहिए, ना कि अधिकारी द्वारा। कानून द्वारा वर्जित होना चाहिए, ना कि अधिकारी द्वारा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो ये जो है वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। उसने बी को एक लाइसेंस दिया घास काटने के लिए। और क्या लगा दी, एक शर्त कि मेरी इच्छा के बिना इस लाइसेंस को किसी और को ट्रांसफर नहीं करोगे। शर्त किसने लगाई है, फॉरेस्ट ऑफिसर ने, वन अधिकारी ने लगाई है। फॉरेस्ट अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। बी ने क्या किया, ये लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया, किसको, मिस्टर एक्स को। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इसे अवैधानिक उद्देश्य या प्रतिफल में लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कानून द्वारा वर्जित होना चाहिए, ना कि अधिकारी द्वारा। यहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट या वन अधिनियम के अंतर्गत कोई प्रतिबंधित नहीं है। यहाँ पर किसने लगाया है रेस्ट्रिक्शन, अधिकारी ने। याद रहेगी ये चीज, ये सेम एग्जाम्पल तुम्हें अभी आईसीआई में मिलेगा।
हाँ, लाइसेंस एक का क्या है, जब तक उसकी शर्तों में लिखा हुआ ना हो, जब तक कि उस स्पेशल एक्ट के अंदर ना लिखा हुआ हो कि आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब तक तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो। लाइसेंस कैन बी ट्रांसफर्ड, डिपेंड करता है एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। मैंने बोला ना, वन अधिनियम जो है उसके अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो मतलब आप हस्तांतरित कर सकते हो, अधिनियम को देखना पड़ता है। ये समझ आएगा ही बात की नहीं आई, बताओ। अब ये पहला पॉइंट हमने समझा, अब आगे सेकंड पे, कौन सा, कानून के प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है। दो चीजों से समझेंगे इस पॉइंट को, दो एग्जाम्पल लेंगे। एक तो हम ले रहे हैं हिंदू कानून। अपने देश में बेटा दो पर्सनल लॉ चलते हैं, एक तो चलता है हिंदू लॉ और एक चलता है मुस्लिम लॉ। तो हिंदू कानून के अंतर्गत प्रावधान है कि जो आपके नेचुरल पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, जो माता पिता हैं, उनका अपने बच्चों के ऊपर पूरा अधिकार बनता है। अगर आप पैसे दे करके उनको मजबूर करते हो कि आपको अपना बच्चा हमें गोद देना पड़ेगा, तो ये हिंदू कानून के प्रावधानों की अवहेलना है। हिंदू कानून के प्रावधानों की अवहेलना है। किसमें लिया जाएगा, अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में लिया जाएगा, अनुबंध हो जाएगा तुम्हारा व्यर्थ। याद रहेगा, मैंने बोला कि माता पिता का, जो भी आपके प्राकृतिक माता पिता है, उनका बच्चों के ऊपर पूरा अधिकार बनता है। आप पैसे देके उनको मजबूर नहीं कर सकते कि आपको अपना बच्चा हमें गोद देना पड़ेगा। स्वतंत्र सहमति से दे, लीगल अडॉप्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूर करना गलत है। क्लियर है क्या, बताओ। तो क्या बोल रहे हैं अपन, अपन ले भी तो टॉपिक वही रहे हैं, अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल, व्यर्थ। व्यर्थ, वैध नहीं बोल रहे अपन, क्या बोल रहे हैं, व्यर्थ ही तो बोल रहे हैं, तभी तो व्यर्थ बोल रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेना, परिसीमन अधिनियम। परिसीमन अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट। याद आ रहा है, केस फाइल करना कितने समय में करो, 3 साल। 3 साल के बाद आप चाहो तो भी नहीं कर पाओगे, क्या बन जाता था, काल बाधित ऋण। काल बाधित ऋण, जिसको हम अवधि वर्जित ऋण भी बोलते हैं। याद आ रही है चीजें। तो अब मान लो ए ने बी को लोन दिया, कितने का दिया, 10 लाख रुपए का। ए हो गया तुम्हारा क्रेडिटर और बी हो गया डेटर। बी कहता है कि मैं कभी भी परिसीमन अवधि की दुहाई नहीं दूंगा, दुहाई या दलील नहीं दूंगा। मतलब बी ये कहता है ए से कि तुम 3 साल के बाद भी मुझ पे केस फाइल कर सकते हो। गलत है कि नहीं है, ये बताओ। जब परिसीमन अधिनियम ने समय सीमा कितनी बताई, 3 साल, तो पक्षकार इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर करेंगे तो अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में लिया जाएगा, अनुबंध हो जाएगा तुम्हारा व्यर्थ। याद रहेगी चीज। तो ये हमने पढ़ा इसके अंदर। नेक्स्ट वाला पॉइंट फिर आ रहा है तुम्हारा तीसरा, भारत में प्रचलित किसी नियम के विरुद्ध है। अब ये नियम कौन बनाते हैं, लिखो एक बार। नियम यूजुअली तुम्हारे बनाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर केंद्र सरकार। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर केंद्र सरकार, ये लोग नियम बनाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नियमों में लिखा हुआ है कि अपने कर्मचारी जो भी है हमारे, इनका वेतन हम ही निर्धारित करेंगे। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। यूजुअली नियम कौन बनाते हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर केंद्र सरकार। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोग बनाते हैं नियम। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नियमों में लिखा हुआ है कि हमारे कर्मचारियों का वेतन हम ही लोग निर्धारित करेंगे। आपको पता है, एक व्यक्ति हो गया दिवालिया, न्यायालय का ऑफिसर नियुक्त होता था, उसको क्या बोलते थे, लिक्विडेटर इंग्लिश में, और हिंदी में क्या, राजकीय प्रापक। कुछ याद आ रहा है ऐसा, राजकीय प्रापक। और वो किसका अधिकारी होता था, न्यायालय का। याद आ रहा है। तो अगर पक्षकार मिलकर के आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर राजकीय प्रापक ने छुट्टी नहीं ली तो हम उसे इतना वेतन देंगे, गलत है कि नहीं है, बताओ। पक्षकार मिलके आपस में डिसाइड करते हैं कि अगर राजकीय प्रापक ने छुट्टी नहीं ली
तो हम उसको इतना वेतन देंगे। गलत है कि नहीं है बताओ? उसका वेतन डिसाइड करने की पावर किसके पास है? न्यायालय के पास। समझ आई चीज? अब इसकी जगह अगर पक्षकार इसका वेतन डिसाइड करेंगे तो भारत में प्रचलित नियमों के विरुद्ध है। भारत में प्रचलित नियमों के विरुद्ध है। किस पे लिया जाएगा? अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में लिया जाएगा। अनुबंध कैसा हो जाएगा? व्यर्थ। याद रहेगी चीजें। अब आ जाओ वापस इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कपटमय है। अब कपटमय का एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक ही तरीके की बात बोल रहे हैं, बस कहने का तरीका अलग अलग है। बाकी शुरू के 3 पॉइंट एक ही बात बोल रहे हैं। पहले में बोला कानून द्वारा वर्जित है, दूसरे में क्या बोला? किसी प्रावधान किसी कानून के प्रावधानों की अवहेलना करने वाले, और तीसरे में बोला भारत में प्रचलित नियम के हनन करने वाले विरुद्ध है। ठीक है, अब क्या आ रहा है तुम्हारा? कपटमय। कपटमय में क्या है ये देखो एग्जाम्पल। ए ने बी को कुछ माल बेचा। ठीक है, अब ए ने बी को कुछ माल बेचा और ए को पता है कि बी ये जो माल है ना वो भारत से बाहर स्मगल करेगा, आउट ऑफ इंडिया। भारत से बाहर उसकी क्या करेगा? तस्करी करेगा। तो ये उद्देश्य कपटमय है कि नहीं है बताओ? और ए को पता था, इसकी जानकारी थी। अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में लिया जाएगा और अनुबंध हो जाएगा व्यर्थ। याद रहेगा? अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल, अनुबंध क्या हो जाएगा? व्यर्थ। याद रहेगा ये वाला एग्जाम्पल? मैं वही एग्जाम्पल दे रही हूँ यूजुअली जो तुम्हें अभी आईसीआई में मिलेंगे, क्योंकि केस स्टडी आईसीआई अपने एग्जाम्पल में से बनाता है। हाँ देखो यहाँ पर उद्देश्य कपटमय है ये बोला है। ए को पता था कि बी जो है ये सामान मुझसे खरीद के आगे इसकी स्मगलिंग करेगा। देखो गलत करने वाला और गलत का साथ देने वाला दोनों दोषी माने जाते हैं, इसलिए ए भी इक्वली लायबल माना जाएगा, क्योंकि इसको पता था कि ये गलत है। नहीं होता तो नहीं माना जाता है। ठीक है ना? आगे इसके अंदर क्या पॉइंट आ रहा था हमारा? किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। पहले मैं संपत्ति का एग्जाम्पल देती हूँ, फिर देंगे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उसका एग्जाम्पल लेंगे। हाँ कौन से वाला? व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे भी हमने ये पढ़ा था कि भाई उत्पीड़न के अंदर भी धमकी दी जाती है। अभी किया कुछ नहीं है उसने, सिर्फ वो क्या करता है? ऐसे काम करने की धमकी देता है। यहाँ पे किस तरीके का एग्जाम्पल है वो देखो एक बार। आपको पता है संपत्ति के अंदर बौद्धिक संपत्ति भी आती है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये भी तो संपत्ति है। तो ये जो है ना वो कुछ पुस्तकें बेच रहा है छपवा के पब्लिक को, जबकि इसमें कॉपीराइट ले रखा है पुस्तकों में। किसने? एक्स ने। तो ए जो काम कर रहा है वो एक्स की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। हाँ या ना बताओ? किस में जाएगा? अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में जाएगा। अनुबंध कैसा हो जाएगा? व्यर्थ। याद रहेगी चीज? किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है संपत्ति का, और बौद्धिक संपत्ति के अंदर कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ये पेटेंट, ये सब आते हैं। फिर ले रहे हैं व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। नहीं, एक्स जो है ना, ए जो है ना वो आगे पुस्तकें मार्केट में बेच नहीं सकता, ये कहना चाह रहे हैं। और जो भी इसे नुकसान हुआ है एक्स को, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि आप काम गलत कर रहे हो। अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल माना गया है। व्यक्ति को नुकसान का एग्जाम्पल देखो। ए ने बी के साथ अनुबंध किया और ए ने बी को 10 लाख रुपए उधार दे दिए, ऋण दे दिया 10 लाख रुपए का, और बी से कहता है कि तुम्हें ना मुझे लमसम पेमेंट नहीं करना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरे यहाँ शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, फिजिकल लेबर करना पड़ेगा। और अगर तुम एक दिन की भी छुट्टी लेते हो तो तुम्हारे खिलाफ ये पेनल्टी लगाई जाएगी, तुम्हें दंडित किया जाएगा। कहना इसे कि ये स्लेवरी है, दास प्रथा। किसी
व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए है, अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में जाएगी, अनुबंध कैसा होगा, व्यर्थ होगा। क्लियर है कि नहीं है बताओ मुझे। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा अभी, किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आ रहा है अनैतिक है, यही आ रहा है। अनैतिक का एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने एक मैरिड लेडी बी को बोला कि अपने हस्बैंड को तो क्या दे दो, तलाक, और मुझसे तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो, तो मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा, 20 लाख रुपए दूंगा। अब मुझे बताओ बेटा, अनैतिक है या नहीं है? अनैतिक होने के कारण किस में जाएगा, अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल, अनुबंध कैसा होगा, व्यर्थ। समझ आ गई चीज ये वाली। और इसमें लास्ट पॉइंट आ रहा है लोक नीति के विरुद्ध है। लोक नीति के विरुद्ध अभी सारे पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे, अगली अपनी हेडिंग यही है। इसमें बहुत सारा हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स आएंगे। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी लोक नीति के विरुद्ध। होते कौन से हैं, जो जनता के विरुद्ध है उसे क्या माना जाएगा, लोक नीति के विरुद्ध है। और वो हमेशा किस में आएंगे, अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल, अनुबंध क्या होगा, व्यर्थ। अब लिखने का तरीका सीखो। अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आया तो कैसे लिखोगे। थियोरेटिकल क्वेश्चन में तो मान लो जैसे पहला पॉइंट आपने लिखा, कानून द्वारा वर्जित है, तो हम इसमें कैसे लिख के आएंगे, यदि एक समझौता कानून द्वारा वर्जित होता है, किसी कानून में मना किया गया है, ठीक है, तो उसे अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में लिया जाएगा और इस समझौते को व्यर्थ माना जाएगा। 2 लाइनें लिख ली, बाकी तुम सारे पॉइंट्स में क्या पढ़ोगे, एग्जाम्पल। अगर तुम्हारे पास पॉइंट टाइम हो तो दे सकते हो। हेडिंग एज इट इज जैसी मैंने लिखी है आईसीआई से लेंगे, और मैटर जो है अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अब एक बार आईसीआई ओपन करते हैं, ये वाला टॉपिक फिनिश कर लेते हैं अपन। धारा नंबर 23, कोई समझौता उद्देश्य व प्रतिफल अवैध है तो क्या बन जाता है, व्यर्थ। कोई प्रतिफल या उद्देश्य गैर कानूनी होता है यदि वो इनमें कवर होता है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने 7 पढ़ा है, यहाँ कितने आ रहे हैं, 6, तो यहाँ हेडिंग में तो 6 दे रहा है, आगे डिस्क्राइब करेगा तो 7 करेगा, तो हमें 7 याद करके जाने जो अपन ने लिखे हैं। कानून की दृष्टि में वर्जित है, संनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है, कपटमय है, एक पॉइंट बीच में रोक दिया, कौन सा, भारत में प्रचलित किसी नियम का हनन करने वाला है या विरुद्ध है उसके, है ना, वो यहाँ पे नहीं दिया। किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला है, अनैतिक है, जननीति के विरुद्ध है। और ऐसा प्रत्येक समझौता क्या माना जाएगा, गैर कानूनी, और क्या हो जाएगा, व्यर्थ। यहाँ तक समझ आया कि नहीं है बताओ। अब जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देखो पॉइंट्स आ रहे हैं नीचे। जब प्रतिफल या उद्देश्य कानून द्वारा वर्जित हो, इसका पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कीवर्ड लिखवाया था, कानून द्वारा वर्जित होना चाहिए, ना कि अधिनियम द्वारा, अधिकारी द्वारा, ना कि अधिकारी द्वारा। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, अधिनियम द्वारा वर्जित गतिविधियां वे होती हैं जो किसी ना किसी कानून के अंतर्गत दंडनीय होती है, साथ ही वह कानून द्वारा प्रदत्त इकाई के प्रयोग में दिए गए आदेशों या प्रावधानों द्वारा वर्जित होती है। उदाहरण दिया हुआ है, ये वाला पढ़ना एक बार, मैंने यही दिया है आपको, रीडिंग लगाओ इसकी एक बार। यही समझ आएगी नहीं है बताओ उधर। मैंने आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाया, यहाँ इसकी लैंग्वेज है, बस इतना ही अंतर है। लाइसेंस में शर्त लगा रखी थी कि लाइसेंस धारक वन अधिकारी की आज्ञा के बिना इसको अंतरत नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसने ट्रांसफर कर दिया था, किसको किया था, बी को, कर सकता है, ये वैध है।
क्योंकि जो प्रतिबंध लगाया गया है वो कानून द्वारा नहीं लगाया गया, अधिकारी द्वारा लगाया गया। दूसरा आ रहा है कानून के प्रावधानों का हनन करने वाला है। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको हिंदू संनियम, हिंदू कानून का दिया था, ये पढ़ो यहां से यहां तक। वास्तविक माता पिता को वार्षिक भत्ता देने के लिए प्रतिफल के बदले यही पढ़ा था ना अपन ने यहां से यहां तक। अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था परिसीमन अधिनियम का उदाहरण, वो भी दिया हुआ है इसमें। देखो, एक ऋणी और ऋणदाता परस्पर समझौता करते हैं कि वह परिसीमा अधिनियम के बाध्य नहीं होंगे। गलत है कि नहीं है बताओ? ये परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने वाला है। अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में लिया जाएगा और क्या माना जाएगा? व्यर्थ। शब्द किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन को इस भावना का हनन करने तक ही सीमित अर्थों में लिया जाना चाहिए। ये आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख के आना कि यदि कोई भी समझौता कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला है, हनन करने वाला है, अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में लिया जाएगा और अनुबंध व्यर्थ माना जाएगा। समझ आ गई चीज की नहीं आई? एग्जाम्पल कर लेना एक बार। उद्देश्य कपट में हो, उदाहरण पढ़ो ये वाला। यहां तक ले लेना। यही एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। ए बी को बेच रहा है, बी को, ए को पता है कि बी आगे क्या करेगा? तस्करी करेगा। तो उद्देश्य कपट में है, इसको अंडरलाइन करना। ऐसे ठहराव जो कपट को बढ़ावा देने के लिए किए जाए व्यर्थ होते हैं। भारत में प्रचलित नियम का उल्लंघन करने वाले हैं। ये इन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने तुम्हें दिया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नियम क्या लिखा हुआ है? हमारे जो भी वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनका वेतन हम खुद डिसाइड करेंगे। अगर कोई और करता है तो नियम के विरुद्ध है। अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल किस में जाएगा? व्यर्थ होगा। नेक्स्ट आ रहा है, देखो, किसी दूसरे को व्यक्तिगत या संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला है। अब यहाँ पर देखो, संपत्ति को हानि में कॉपीराइट वाला एग्जाम्पल आ रहा है, पढ़ लो। पढ़ा था ना कि ये बुक्स छापवा के बेच रहा है जबकि कॉपीराइट बी का है, तो बी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल किस में जाएगा? व्यर्थ में जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें ये व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला एग्जाम्पल है। निर्दिष्ट अवधि तक प्रतिदिन शारीरिक श्रम करके ऋण चुकाने का वचन और त्रुटि की दशा में भारी दर से ब्याज देना पड़ेगा। तो ये कैसा है तुम्हारा? अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल क्या माना जाएगा? व्यर्थ। ये कहीं पे वर्ड आ रहा होगा, स्लेवरी, गुलामी, हाँ ये आ गया। इसे गुलामी माना जाएगा और गुलामी अवैध है, स्लेवरी इलीगल है। पहले ऐसा हुआ करता था, राजा महाराजाओं के टाइम पे गुलाम होते थे, उनको बिल्कुल गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता था, वस्तु की तरह। जब तक काम के हुए तब तक तो उनसे काम लिया जाता था, और जब काम के नहीं रहे तो उनको मरवा दिया जाता था। आपने केजीएफ मूवी देखी, उसमें भी ऐसा ही दिखाया है। और बाहुबली 2 आई थी, उसके अंदर भी इसी तरीके का सीन था। और ये लोग फाइट भी कराते थे गुलामों के बीच में बेटा, और उनमें श्योर होता था कि एक ना एक गुलाम तो इनका मरेगा। बट ये है तो गलत ना, है तो गलत। तो इसको किस में डाल दिया गया? अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल, और क्या माने जाएंगे? व्यर्थ माने जाएंगे। यहां तक समझ आया? अनैतिक वाले का एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। यही था, ये वाली खुद रीडिंग लगा लेना फर्स्ट की, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अच्छा, अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है भाई, एक तो तुम्हें पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव और कपट। कर लोगे? उसके अलावा अगर टाइम मिले तुम्हें तो इसको एक बार केस स्टडी की तरह सॉल्व करने की कोशिश करना। मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया था, वैधानिक प्रावधान सबसे ऊपर। वैधानिक प्रावधान में क्या लिखोगे अगर ये एग्जाम्पल आ गया तो? भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 23 के अनुसार अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल अनुबंध क्या माना जाता है? व्यर्थ माना जाता है। निम्नलिखित को इसमें शामिल किया जाएगा, 7 के 7 पॉइंट की हेडिंग हो जाएगा। फिर तथ्य देना,
दी गई समस्या में ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर निर्णय में क्या दोगे? यह अनैतिक होने के कारण अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल में लिया जाएगा और अनुबंध व्यर्थ होगा। ठीक है, ये वाला लाइन जो दिया हुआ है ना, इन परिस्थितियों में के अंतर्गत डी द्वारा पी को दिया गया शादी का वचन नैतिक मूल्यों के सर्वथा विपरीत है। अनैतिक होने की वजह से किसमें जाएगा? अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल क्या माना जाएगा? व्यर्थ। और लोक नीति के विरुद्ध का टॉपिक कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? अपने नेक्स्ट टॉपिक यही आ रहा है, लोक नीति के विरुद्ध समझौते। इसको अपन कर लेंगे। नियर अबाउट 2 to 3 डेज का टॉपिक बचा है। बड़ी यूनिट थी काफी हमारी, पर वाइंड अप होने वाली है। यहां तक कर लोगे? तो इसके आगे अपन कल करते हैं फिर, है ना? एक बार बेटा कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो ऑनलाइन बच्चे। मैम रिकॉर्डिंग क्लास में कोवेलिटी का ऑप्शन नहीं आता, शॉर्ट लो में ऐसा होता। बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास वाली क्वेरी तो आपका टेक्निकल स्टाफ सॉल्व करेगा, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। आपको अभी इसमें रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बाकी आप टेक्निकल स्टाफ से कोऑर्डिनेट कर लेना, वो बता देंगे कि कैसे ऑप्शन होता है, कैसे सही आ सकता है। एनी अदर क्वेरी किसी को नहीं है बेटा? चलो फिर अपन वाइंड अप करते हैं।